बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल बुक एमसीक्यूज, यानी जो कल आपका पेपर होना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसमें पूछे जाने वाले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के देखेंगे। रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इफ़ इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल बिलोंग टू एस ब्लॉक एंड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है और आख 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल हैं, 3 शेल हैं, तो तीसरे पीरियड से होगा और तीसरे पीरियड और एस ब्लॉक में मैग्नीशियम होता है। उसके बाद जो है ना ज़रा एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का, कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द मेटेलिक करेक्टर। आपको पता है कि मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तीसरा एमसीक्यू है विच प्रॉपर्टी इंक्रीज एज वी डाउन द, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। चौथा एमसीक्यूज है कि आयनाइजेशन कंडीशन जो है वो कौन सी बेहतर है हायर आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो वो पहला ऑप्शन है, छोटा साइज होगा और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो दिस कंडीशंस आर बेस्ट फॉर हायर आयनाइजेशन एनर्जी। पांचवा एमसीक्यू देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे बेटे फास्फोरस करता है, एल्यूमिनियम नहीं करता, ये इधर मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है ना इट बिकम लेस नेगेटिव, मतलब ऊपर से नीचे ये घटती है, यानी नेगेटिव का साइन का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नेगेटिव 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 तो लगे होंगे मगर एनर्जी जो है वैल्यूज़ जो है वो कम होती जाएंगी। उसके बाद सातवां एमसीक्यू क्या है, सातवां एमसीक्यू है कि SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एस की +6 होती है, बिल्कुल ठीक है। आठवें एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट ये तीनों याद रख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक रेडियस जनरली पीरियड में जो है वो डिक्रीज होता है। चैप्टर नंबर 1 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उसका पहला एमसीक्यूज है कि इसका सवाल है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m है वो किस से रिलेटेड है, वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है। 3D सब शेल जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद बेटा जानी 4p होगा, डिवीजन पब्लिक स्कूल के फार्मूले से 4p जो है वो फिल होगा। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखें, 2p ऑर्बिटल के लिए वैल्यूज बतानी है। आपको पता है ये जो पीछे 2 लिखा होता है ये n की वैल्यू होती है और p की वैल्यू क्या होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू प्लस है, तो वो किस में होगा, 4n इज इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब चौथे में होगा, और l इज इक्वल टू 0 है तो s में होगा, 4s के अंदर होगा। उसके बाद क्वांटम नंबर n, l और m फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एटम, वो क्या होंगे, n की वैल्यू, बेरिलियम एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इसकी, तो बेरिलियम एटम में 200 इसका आंसर आएगा, क्योंकि L की वैल्यू 0 होती है S के लिए और M की वैल्यू 0 होती है S सब शेल के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है द करेक्ट आर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उससे कम F की है। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप देखें तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से ऑक्सीजन की कम होती है। उसके बाद सातवें एमसीक्यू को देखें आप, पी ऑर्बिटल हैज़ मैनी लोब्स। पी ऑर्बिटल के कितने लोब्स होते हैं बेटा जानी, पी ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं। आठवें एमसीक्यू है कि द 3p ऑर्बिटल्स इन एनर्जी लेवल ओरिएंटेड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो इसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट 9वां एमसीक्यू देखें, हाउ मैनी डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन गिवन एनर्जी लेवल। डी ऑर्बिटल में 5 और डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, राइट साइड पे जो होते हैं नोबल गैसेस, तो इसीलिए आर्गान टिक किया हुआ है। 11वां एमसीक्यू देखेंगे कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो तकरीबन कोबाल्ट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप देख लेंगे, इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि कोबाल्ट में 28, तो देख लेंगे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 3 4, ये देख लेंगे आप। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, उससे एमसीक्यू देखें, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। और कौन है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो नाइट्रोजन के ऊपर -2 का चार्ज जब आ जाएगा तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये आप इसकी डायग्राम बना के देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि
ICl3 की जो शेप है वो क्या होगी बेटा जानी, इसकी जो है ना ये टी शेप होगी। अगर यहाँ पे आ जाए ना ICl5 तो उसकी होगी स्क्वायर स्क्वायर पैरामिडल। हाँ जी, ICl5 की जो शेप होगी वो स्क्वायर पैरामिडल होगी। तो नेक्स्ट चौथा MCQ देखें कि इसमें जो है PO4-3 में जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल वैलेंस शेल में। तो ये 12 लगाया हुआ है इसने, तो ये गलत है, इसके 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल। फास्फोरस का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है, तो इसीलिए बॉन्डिंग बनाने के बाद PO4 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद ICl5 के अंदर जो है ना ऑक्टेट रूल से कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ICl5 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखें आई है ना 7वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इसके अपने हो गए और 5 इधर से शेयर होंगे, 7 और 5 हो गए 12। तो 12 हो गए, तो ऑक्टेट से कितने ज़्यादा हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ओके नेक्स्ट, द शेप ऑफ ICl4 इस एंड इसकी शेप AB4E2 स्क्वायर प्लेनर होती है। तो उसके बाद स्टाइकोमीट्री जो है चैप्टर नंबर 4, उसमें से ये MCQ है कि कौन सी इनकरेक्ट है कि 1 मोल ओजोन कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नहीं, एक ओजोन में 3 एटम होते हैं, तो 1 मोल में एवोगैड्रो नहीं होंगे बल्कि 3 टाइम एवोगैड्रो होंगे। उसके बाद ग्रेटेस्ट मैस किसका है, 0.5 मोल N2 का है। विच गैस हैज़ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका कैलकुलेट करेंगे, ग्राम से देखेंगे, N88 ग्राम N2O। तो MCQs मैक्सिमम ये एक्सरसाइज वाले ही हैं। विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम। अगर 12 ग्राम कार्बन है तो सल्फर वाला आएगा, अगर 24 ग्राम कार्बन होगा तो मैग्नीशियम वाला आएगा। वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ये CO2 CO2 का 22 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, सेम एज तो 5.8 ग्राम ऑफ अमोनिया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं MCQ नंबर 6, 40 ग्राम NaOH किसके बराबर है, 85 नहीं है मेरा ख्याल है, ये 8.5 है, इसको भी देख लेंगे आप कि 8.5 ग्राम ऑफ NaNO3 है या 85 है, मेरा ख्याल है इधर 8.5 आता है। ये भी एक्सरसाइज का MCQ है। नेक्स्ट भी एक्सरसाइज का MCQ है, आंसर इसका 11.2 है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी एक्सरसाइज के ही MCQs हैं, ऑलरेडी भी आपको करा चुके हैं, इनके जो है ना आंसर्स भी लगे हुए हैं, तो ये आप इधर से देख लेंगे, ये मैं आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करता। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे अगर हम आ जाएं तो चैप्टर नंबर 5 पे पहला है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किसके अंदर होती हैं बेटा जानी, सॉलिड आयोडीन मालिक्यूल में होती हैं। हीलियम में गैशियस स्टेट में एट हाई टेम्परेचर पर नहीं होती बल्कि सॉलिड आयोडीन में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे। तीसरा MCQ क्या है कि व्हेन गैस फ्रीज, आइस जो है होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है, तो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं इसके अंदर। उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होती है, इनवर्ड पुल होती है सरफेस मालिक्यूल की। और पांचवा MCQ क्या है कि विच चेंज स्टेट ओवरकमिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जब आयोडीन की सब्लिमेशन होती है तो आयोडीन में, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो आयोडीन की जब सब्लिमेशन होती है तो आयोडीन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस टूट जाती हैं। उसके बाद इन विच स्टेट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ओनली सिग्निफिकेंट, तो नॉन पोलर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो CH4 एक नॉन पोलर मालिक्यूल है तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा होंगी। विच इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो डेफिनेट शेप और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद किसकी हाईएस्ट विस्कोसिटी होगी, तो ग्लाइसरोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसकी हाईएस्ट विस्कोसिटी होगी। तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन ऑल, सब में जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं हर एक के अंदर वो लंदन डिस्पर्शन होती हैं, यानी पोलर में भी होती हैं, नॉन पोलर में भी होती हैं, मगर नॉन पोलर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिटवीन सॉलिड और लिक्विड वाली होती हैं। आगे चलेंगे छठा चैप्टर जो है वो, उसमें MCQ पहला है C2H4 जो है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये बनता है, ये वाला आपके सामने मौजूद है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ भी एक्सरसाइज से है, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है 2026 में, 27 वाले बेटों के लिए है, तो ये वाला जो है कैलोरी कंटेंट किस फंडामेंटल रिलेट करता है एंथैल्पी चेंज। उसके बाद पांचवा MCQ देखें, विच क्वांटिटी इज नॉट टिपिकल डिटरमाइंड हेस लॉ, एक्टिवेशन एनर्जी को हेस लॉ डिटरमाइन नहीं कर सकता।
उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद स्मॉलर आयनिक रेडियस एंड लार्जर चार्ज, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है इसका सी है। वैसे बास बुक्स वालों ने अल्फा भी टिक किया हुआ है, वो भी ठीक है, मगर ज़्यादा प्रोबेबल आ जाए तो ये वाला लगाएंगे आप। उसके बाद विच रिएक्शन हैज़ एंथैल्पी चेंज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये वाला जो है ये दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नामा एमसीक्यू है कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये डिपेंड करती है। सातवें चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे कि विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी जो है ना नहीं आता इसमें से। तो नेक्स्ट देखें कि एक कैटलिस्ट क्या करता है, वो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज विद कंसनट्रेशन, क्यों, क्योंकि कुलेयन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, इसका ये आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट, पांचवा एमसीक्यू है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है पर सेकंड होता है। उसके बाद द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा रिएक्शन की रफ्तार कम होती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि कुलेयन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और कुलेयन एनर्जी भी बढ़ती है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे आठवां एमसीक्यू क्या है कि दो रिएक्शंस हैं हैव डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, सेम टेम्परेचर पे हो रहे हैं। द रिएक्शन विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट, लार्जर रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यानी उसका रेट ज़्यादा होगा। इस एमसीक्यू का ऑप्शन देख लीजिएगा, मुझे इसमें कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सा सही एक्सरसाइज में से है। द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं अंडर शेडेड एरिया। नेक्स्ट जो है ना 11वां एमसीक्यू दोबारा से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से है। उसमें वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक वर्टिकल लाइन ड्रा की जाती है पीक के ऊपर, उससे जाहिर होती है। ऑन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर पीक रिप्रेजेंट द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के जो है वो ओवरऑल ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। आठवें चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे तो पहला एमसीक्यू है कि केसी का यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन किस में होगा, पहले वाले में अच्छा ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें ना कंसंट्रेशन के ऊपर -1 आएगा, ठीक है। और उसका सही आंसर जो है वो ये वाला निकलेगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पहले भी हमने एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। इस रिएक्शन का Kc जो बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो ये बनेगा। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kc, तो Kc डिपेंड ओनली एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज के ऊपर Kc डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस रिएक्शन के लिए इफ़ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो विच चेंज डिक्रीज इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ H2O, आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो H2O की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे नो इफेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर, जिसके नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हों उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर चेंज करने का, तो ये सी इसका ऑप्शन है। उसके बाद 9वां एमसीक्यू अगर आप देखें तो इसका सही आंसर इंक्रीज बनता है, ये भी हमारा अहम एमसीक्यू एक्सरसाइज का है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंज विद चेंज टेम्परेचर। 9वें चैप्टर के एमसीक्यूज देख लें। पहला एमसीक्यू है कि pH ऑफ 10⁻³ है, तो ये सॉल्व करने से 2.7 आंसर आता है। ये भी एमसीक्यू एक्सरसाइज का है 1.41। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ Cl इंक्रीज, अगर Cl की कंसनट्रेशन इंक्रीज करोगे तो AgCl में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, तो ये इसकी pH 11 है, तो P जो OH की कंसनट्रेशन है वो जाहिर है 11 और 3 का करें तो 14 बनता है, तो 10⁻³ बनेगा। विच पेयर फॉर्म आ बफर सोल्यूशन, तो ये वाला एसीटेट बफर वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, बहुत आसान एमसीक्यूज हैं इसके भी। ये पूछा जाएगा आपसे ट्रांसफ़र बोथ आइंस की ट्रांसफ़र होती है, ये कुछ बुक्स में ना सल्फेट लिखा हुआ है, ये गलत है, बोथ आइंस, और इसका जिंक सल्फेट है, ठीक है। और उसका क्लोरीन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं
कि विच हाफ सेल विल रिप्रेजेंट द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ कॉपर। यहाँ पे देखें तो कॉपर आयन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है। और एक मिनट मुझे इसे देखने दें। तो ये कहता है रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ कॉपर आयन कॉपर +2। तो ऑक्सीडेशन कब होगी, तो यही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है। तो नीचे वाला आंसर भी हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, नीचे वाला आंसर नहीं हो सकता। उसमें इसको देख लेना आप अपनी हेल्पिंग बुक से कि इसका सही आंसर क्या बनता है, मुझे अब याद नहीं है। तो MCQ नंबर 5 है, अगर साल्ट ब्रिज निकाल ली जाए तो ड्रॉप टू ज़ीरो हो जाएगी वोल्टेज। और छठा MCQ देखें, द चेंज इन इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज करंट थ्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर करंट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस भी बढ़ जाएगी। 11वें चैप्टर का पहला MCQ है, विच रिएजेंट इज टिपिकली यूज्ड फॉर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो डाइल्यूट H2SO4 यूज़ होता है, एसिड कैटालाइज है तो एसिड ही यूज़ होगा। उसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। विच रिएक्शन कैन अल्केन अंडरगो, अल्केन जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अटैक बाय अ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द डबल बॉन्ड। बेसिकली डबल बॉन्ड अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, तो आप दोनों साइडों से लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड पे। पहला स्टेप यही होगा, उसके बाद जो है वो कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगी। तो उसके बाद द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये मार्कोनी का रूल हमें समझाएगा। सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है। उसके बाद मार्कोनी का रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा, इज एप्लीकेबल टू, ये जो है ना, नहीं, ये वाला जो है नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी वाला। ये आप देख लें, ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि वो तो सिमेट्रिकल है। और टर्शरी का जो मार्कोनी का रूल है वो इस पे अप्लाई होता है, क्या नाम है, अनसिमेट्रिकल के ऊपर। उसके बाद व्हाट इज इंटरमीडिएट इन द फार्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HBr, बताया आपको कार्बोकैटाइन जो है वो इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद विच कार्बोकैटाइन इज लेस स्टेबल, ये जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो मीथेन वाला, मीथेन कार्बोकैटाइन। उसके बाद व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीथीन, तो ये CH2 होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। 12वें चैप्टर के MCQ देख लेंगे। ये मोस्टली जो है हमारे एक्सरसाइज के MCQ हैं और पेपर में भी ऐसे ही आएगा। तो ब्रेकिंग इसका ये आंसर निकलता है, अ स्टूडेंट हीट अमोनिया साल्ट, इसका अमोनिया आंसर निकलता है। उसके बाद ये तकरीबन एक्सरसाइज वाले ही हैं। NH4 अमोनियम आयन का टेट्राहीड्रल होता है और इन कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है उसमें रिडक्शन होती है किसकी, NOx इंटू नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट देखेंगे, पैन जो है फॉर्मेशन स्टार्ट कब होती है, जब हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। और नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। 7वां MCQ देखेंगे आप कि नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, एक ही रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद ये MCQ बड़ा परेशान करता है कि मोस्ट स्टेबल सल्फर स्पीशी नॉट एसिडिक एनवायरनमेंट। देखें इसमें ना हमारी बुक में pH वाले पैराग्राफ में इन जनरल लिखा हुआ है, तो इन जनरल में ये होगा। काइनेटिकली अगर बात करेंगे तो SO4 होगा, मगर MCQ की स्टेटमेंट में क्योंकि जनरल वो बात कर रहा है तो H2S एसिडिक मीडियम में ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद द गैस यूज्ड इन सेपरेटिंग हार्ड वाटर फ्रॉम द नॉर्मल वाटर, तो अमोनिया यूज़ होती है हार्ड वाटर को नॉर्मल वाटर से सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हेलोजेंस वाले चैप्टर से MCQ है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HF में होता है। और कौन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, आपको पता है फ्लोरीन है। और HClO4 में अगर आप Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो +7 निकलेगी। उसके बाद विच हाइड्रोजन हेलाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द एक्व सोल्यूशन, HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्योंकि ये जल्दी डिसोसिएट होता है। और वायलेट सॉलिड कौन सा होता है, आयोडीन, जो कि सॉलिड है तो यही होगा। उसके बाद विच स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में होता है, क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद द वोलेटिलिटी ऑफ हेलोजन जनरली फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, डिक्रीज होती चली जाती है वोलेटिलिटी। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हेलोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के लिए सही है, फ्लोरीन कंबाइन एक्सप्लोसिवली, बड़ी तेज़ी के साथ फ्लोरीन जो है वो कोल्ड और डार्क कंडीशन में रिएक्ट करता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, क्यों फ्लोरीन, क्योंकि लो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसकी,
इसलिए जो है ना ये जल्दी टूट जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट में जो है ना वो इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट NH3 एक्सरसाइज। तो मैं आपको राज की बात बताऊं ना, पेपर में आपका जो पेपर होगा उसमें 14 से 13 या 15 MCQs एक्सरसाइज से आएंगे, बाकी 3 4 या 2 MCQs अंदर से आएंगे, इसलिए हम ज़्यादा फोकस एक्सरसाइज पे कर रहे हैं। द विच लेयर ऑफ एटमोसफियर कंटेन द ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और एसिड रेन काज होती है किसकी वजह से, SO2 और NOx की वजह से होती है। और उसके बाद विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, और भी होती है मगर ज़्यादा रोल इसी का होता है। फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली फार्म्ड, क्यों बनता है फोटोकेमिकल स्मोक, क्योंकि NOx और हाइड्रोकार्बन इन सनलाइट की वजह से बनता है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक सनलाइट की मौजूदगी में ही बनता है। पांचवा MCQ है विच पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो ज़मीन का टेम्परेचर डे बाय डे हर साल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ड्राई एयर, मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। ओजोन जो है वो किससे प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट से। और येलो कलर फोटोकेमिकल स्मोक का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू, अभी अभी पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। उसके बाद द ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन द, तो गैसोलीन व्हीकल्स जो आप चला रहे हैं पेट्रोल से जलने वाली, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राइमरी रेफ्रिजरेटर्स में और एयर प्रोपेलेंट सॉरी एरोसल प्रोपेलेंट में यूज़ होता है। विच प्रोसेस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकता है। एसिड रेन मेनली, दोबारा से वही MCQ रिपीट हो गया। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट NOx वगैरह वगैरह क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। अच्छा, तो आज के लेक्चर की डिस्कशन की आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर आप MCQs में मैक्सिमम नंबर हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ ओनली ऑन प्रिपेयर योर एक्सरसाइज MCQ डीपली एंड कीनली। जो बच्चा ये MCQ करके जाएगा उसके मैक्सिमम MCQs होंगे, मतलब पहले आप चैप्टर की एक्सरसाइज के MCQs कर लें, हर चैप्टर की पूरे पूरे, फिर उसके बाद ये रिवीजन के लिए इसको एक दफ़ा दोहरा लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।